दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी यानी एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर रोक लगा दी है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जांच पड़ताल करने वाला एक स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत 9वें बिडिंग राउंड की शुरुआत की। NSIL इस वर्ष संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX के Falcon 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। प्रधानमंत्री ने कोच्चि लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन KLI परियोजना का उद्घाटन किया। स्वतंत्रता के बाद पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर केबल के जरिए जोड़ा गया है। इससे लक्षद्वीप में संचार अवसंरचना संबंधी एक व्यापक बदलाव सुनिश्चित होगा। इन केबल्स में कांच या प्लास्टिक के पतले तार से बनी ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ये फाइबर लाइट पल्सेस के रूप में डिजिटल इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। सबसे पहले KLI परियोजना के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इस परियोजना के तहत कोच्चि से लक्षद्वीप आइलैंड्स के 11 द्वीपों तक सबमरीन केबल कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। लक्षद्वीप आइलैंड्स के इन द्वीपों में कावरत्ती, अगत्ती, अमिनी जैसे 11 द्वीपों के नाम शामिल हैं। इस परियोजना को दूरसंचार विभाग के यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL को सौंपी गई थी। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के कदमत द्वीप में समुद्री जल को पीने योग्य जल में बदलने के लिए लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन LTTD संयंत्र का भी लोकार्पण किया है। LTTD एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गर्म समुद्री सतह वाले जल को कम दाब पर तेजी से वाष्पित किया जाता है। फिर इस वाष्प को समुद्री तल के ठंडे जल की सहायता से पीने योग्य जल में तब्दील किया जाता है। इससे पहले लक्षद्वीप के कवरत्ती, अगत्ती और मिनिकॉय द्वीप समूह में 3 LTTD संयंत्रों का विकास कर उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT द्वारा तटीय क्षेत्रों में LTTD संयंत्रों का डिजाइन, विकास और संचालन किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी यानी एक्स पोस्ट फैक्टो प्रभाव वाली पर्यावरणीय मंजूरी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आदेश पर रोक लगा दी है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने साल 2021 और 22 में खनन परियोजनाओं को मंजूरी देने हेतु आदेश जारी किए थे। ये आदेश उन परियोजनाओं के लिए जारी किए थे जो पहले से चल रही थी, यानी इनके लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय के इन्हीं आदेशों पर रोक लगा दी है। इस तरह की एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी वस्तुतः पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना किसी परियोजना के शुरू करने की सुविधा प्रदान करती है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2006 के तहत किसी परियोजना की अनुमति देने से पहले पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। हालांकि साल 2017 में सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसमें EIA अधिसूचना का पालन किए बिना परियोजना पर काम शुरू करने वालों को एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी के लिए आवेदन करने हेतु 6 महीने की मोहलत दी गई थी। बाद में पर्यावरण मंत्रालय के इस आदेश पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। साल 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने EIA के तहत पर्यावरणीय मंजूरी हेतु आवेदन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए थे। इसमें एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंजूरी की अनुमति दी गई थी। चलिए अब पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं।
ये एक प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या टूल है। इसमें किसी परियोजना को मंजूरी देने से पहले उसके पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। EIA को लेकर पहली अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 1994 में जारी की गई थी। बाद में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे। EIA का उद्देश्य नई परियोजनाओं या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के चलते होने वाले संभावित पर्यावरणीय नुकसान के आधार पर कुछ प्रतिबंध और रोक लगाना है। ये प्रतिबंध या रोक तब लगाए जाते हैं जब पर्यावरणीय मंजूरी नहीं ली गई हो। EIA प्रक्रिया के मुख्य चरणों को विस्तार से समझें तो सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। इसके जरिए यह निर्णय लिया जाता है कि EIA की आवश्यकता है या नहीं। दूसरा चरण है स्कोपिंग। इसके जरिए यह तय किया जाता है कि EIA रिपोर्ट में आकलन के दौरान क्या शामिल किया जाना चाहिए। अगला चरण है सार्वजनिक परामर्श। ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा परियोजना से प्रभावित होने वाले स्थानीय समुदाय की चिंताओं का समाधान किया जाता है। और आखिर में आता है मूल्यांकन यानी अप्रेजल। इसके तहत परियोजना के लिए आवेदन और अंतिम EIA रिपोर्ट जैसे अन्य डॉक्यूमेंट्स की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति या राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विस्तृत जांच की जाती है। अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना PLI ऑटो को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया। सबसे पहले समझते हैं PLI योजना के बारे में। केंद्रीय बजट 2021-22 में 14 क्षेत्रकों के लिए PLI योजनाओं की घोषणा की गई थी। इनमें फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम, नेटवर्किंग उत्पाद जैसे क्षेत्र शामिल थे। इस योजना का उद्देश्य घरेलू मूल्य श्रृंखला यानी देश में ही विनिर्माण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत कंपनियों को भारत में विनिर्मित उत्पादों के लिए आधार वर्ष की तुलना में वृद्धिशील बिक्री यानी इंक्रीमेंटल सेल्स पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अब बात करते हैं PLI ऑटो योजना के बारे में। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय के तहत चलाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य एडवांस्ड ऑटोमोटिव उत्पादों यानी AAT के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना के 2 घटक हैं। पहला है चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता और दूसरा है कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना। मौजूदा ऑटोमोटिव कंपनियों के साथ साथ नए निवेशक भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन की बात करें तो इस योजना के तहत ऑटो उत्पादों की बिक्री पर आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। बिक्री किए गए उत्पादों की गणना के लिए वित्त वर्ष 2019-20 को आधार वर्ष माना गया है। योजना के तहत सब्सिडी का दावा करने के लिए ऑटो उत्पादों में 50% का घरेलू वैल्यू एडिशन अनिवार्य है। उच्चतर विकास हासिल करने पर 2% का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाता है। घरेलू वैल्यू एडिशन का उद्देश्य ऑटो सेक्टर में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और निर्यात पर निर्भरता को कम करना है। आर्थिक प्रोत्साहन या सब्सिडी का दावा केवल एक बार किया जा सकता है। इसे या तो ऑटो कंपोनेंट के लिए या वाहन के लिए दावा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की बात करें तो इसमें पहला नाम IFCI लिमिटेड का आता है। IFCIL को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी बनाया गया है। IFCIL सार्वजनिक क्षेत्र की एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC है। PLI योजना का फेम सेकंड के तहत लाभों पर क्या प्रभाव पड़ता है, चलिए इसे भी समझते हैं। PLI के तहत दिए जा रहे आर्थिक प्रोत्साहन का फेम सेकंड के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV के विनिर्माताओं को दिए जाने वाले लाभों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हाल में PLI योजना में किए गए संशोधनों की बात करें तो योजना की अवधि का विस्तार किया गया है। PLI योजना के तहत आर्थिक प्रोत्साहन लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध है। ये लाभ 2023-24 से 27-28 तक उठाए जा सकेंगे। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लाभ दिया जाना था। दूसरा है समान अवसर। आर्थिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए बिक्री मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना होता है। लक्ष्य प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। हालांकि कंपनियां कुछ शर्तों को पूरा करके अगले वर्ष लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाती हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की तरफ। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने लौह अयस्क के बाजार में प्रतिस्पर्धा की जांच पड़ताल करने वाला एक स्टडी रिपोर्ट प्रकाशित किया है। लौह अयस्क यानी आयरन ओर मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट जैसे आयरन ऑक्साइड से बना होता है। लौह अयस्क को रिडक्टेंट या अपचायक के साथ अत्यंत उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लौह धातु प्राप्त होती है। CCI के इस अध्ययन से कुछ तथ्य भी सामने आए हैं। भारत लौह अयस्क के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लौह अयस्क के वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 7% है। भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है। CCI द्वारा जताई गई चिंताओं की बात करें तो हाल के वर्षों में लौह अयस्क निर्यात में वृद्धि देखी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्टील जैसे तैयार उत्पादों की तुलना में लौह अयस्क का मूल्य कम है। कुछ कंपनियों को कैप्टिव खदानों का आवंटन करने से नई कंपनियों को इस बाजार में प्रवेश करने के दौरान बाधाओं का सामना करना पड़ता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी कंपनी को स्वयं के उपयोग के लिए प्रदान की गई खदान को कैप्टिव खदान कहते हैं। खान और खनिज संशोधन अधिनियम 2021 के अनुसार कैप्टिव खदानों से सरप्लस लौह अयस्क का 50% तक खुले बाजार में बेचने की अनुमति है। अलग अलग अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए लौह अयस्क की अलग अलग कीमतों के चलते प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आखिर में बात करते हैं इन चुनौतियों से निपटने के लिए की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में। पहला है निर्यात को कम करना। लौह अयस्क एक गैर नवीकरणीय राष्ट्रीय संसाधन है। ये कई उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन भी है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए तैयार स्टील जैसे उच्च मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगली सिफारिश है गुणवत्ता को बढ़ाना। निम्न ग्रेड के लौह अयस्क को उच्च ग्रेड में अपग्रेड करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में बताई गई तीसरी मुख्य सिफारिश है संधारणीय खनन। हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने और उत्पादन प्रक्रियाओं में खनिज उत्पादन संबंधी संधारणीय तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं आज की पांचवी मुख्य खबर का। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP के तहत 9वें बिडिंग राउंड की शुरुआत की। मंत्रालय ने OALP के 8वें बिडिंग राउंड के तहत आवंटित किए गए ब्लॉक्स के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही विशेष कोल बेड मिथेन बिड राउंड 2022 के तहत कोल बेड मिथेन के 3 ब्लॉक्स भी आवंटित किए गए हैं। कोल बेड मिथेन CBM अपरंपरागत प्राकृतिक गैस है। ये मुख्य रूप से कोयले के भंडारों में प्राप्त होती है। CBM का मुख्य घटक मिथेन गैस है। मिथेन के अलावा इसमें एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी अल्प मात्रा में मौजूद होते हैं। OALP को हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के तहत 2016 में शुरू किया गया था। इसके तहत निवेशक अपनी पसंद का तेल और गैस ब्लॉक चुन सकते हैं। इसके लिए वे नेशनल डेटा रिपोजिटरी NDR पर उपलब्ध डेटा की मदद ले सकते हैं। फिर साल के किसी भी समय एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंप सकते हैं। बाद में औपचारिक बिडिंग के द्वारा उन्हें ब्लॉक या ब्लॉक्स आवंटित किए जा सकते हैं। वास्तव में NDR तेल और गैस अन्वेषण व उत्पादन कार्यों को बढ़ावा देने वाला एक सरकारी डेटा बैंक है। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प के बारे में। इसे न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP की जगह लाया गया है। ये एकल लाइसेंस व्यवस्था है। इसमें सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स के अन्वेषण और उत्पादन E&P को शामिल किया गया है। इनमें पारंपरिक तेल और गैस, CBM, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स शामिल है। पहले की नीति लाभ साझेदारी मॉडल पर आधारित थी, जबकि हेल्प राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल पर आधारित है। राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल के तहत ठेकेदार सरकार को अपने राजस्व का एक हिस्सा साझा करता है। लाभ साझेदारी मॉडल में राजस्व में से अन्वेषण और उत्पादन की लागत घटाने के बाद बचे हुए लाभ को साझा किया जाता था। हेल्प की कुछ अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसके जरिए रॉयल्टी दरों में कमी की गई है। तेल और गैस के विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है
और साल भर बिडिंग के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सौंपा जा सकता है। खबर के आखिर में अब समझते हैं भारत के तलछट या अवसादी बेसिन यानी सेडिमेंट्री बेसिन में अन्वेषण की स्थिति के बारे में। हाल के वर्षों में तेल और गैस के अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक का अपतटीय क्षेत्र ऑफशोर एक्रेज उपलब्ध कराया गया है। OALP के 9वें और 10वें बिडिंग राउंड के बाद 2024 के अंत तक भारतीय तलछट बेसिन क्षेत्र का लगभग 16% हिस्सा अन्वेषण के अधीन आने की संभावना है। वर्तमान में इस क्षेत्र के केवल 10% हिस्से में ही सक्रिय रूप से अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की तरफ। NSIL इस वर्ष संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करने के लिए SpaceX के Falcon 9 रॉकेट का उपयोग करेगा। ऐसा पहली बार है जब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL अपने किसी संचार उपग्रह को लॉन्च करने के लिए SpaceX के रॉकेट की मदद लेगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के बारे में। NSIL इसरो की कमर्शियल ब्रांच है। इसे मार्च 2019 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्तमान में NSIL अंतरिक्ष की कक्षा में 11 संचार उपग्रहों का स्वामित्व और संचालन करता है। NSIL के कार्यों की बात करें तो इसमें भू पर्यवेक्षण और संचार उपयोगों के लिए उपग्रहों का स्वामित्व, उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए सेवाएं प्रदान करना, भारतीय उद्योग के माध्यम से उपग्रह निर्माण और इंडियन इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने जैसी चीजें शामिल हैं। अब एक नजर डालते हैं GSAT-20 के ऊपर। इसे GSAT-N2 के नाम से भी जाना जाता है। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट Ka बैंड संचार उपग्रह है। ये NSIL के पूर्ण स्वामित्व में है तथा इसका संचालन व वित्त पोषण भी NSIL ही करेगा। इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है। इस उपग्रह को विशेष रूप से दूरस्थ और ऐसे क्षेत्र जो संचार संपर्क से बाहर हैं की मांग आधारित सेवा जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 है। ये 4000 किलोग्राम तक के वजन वाले अंतरिक्ष यान को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेज सकता है। इसी कारण से इसरो GSAT-20 को अपने रॉकेट से लॉन्च करने में सक्षम नहीं है। GSAT-20 NSIL द्वारा संचालित और वित्त पोषित दूसरा मांग आधारित उपग्रह होगा। इससे पहले NSIL ने अपना पहला मांग आधारित उपग्रह मिशन GSAT-24 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। टाटा प्ले ने डायरेक्ट टू होम प्रसारण के लिए इस उपग्रह की पूरी क्षमता को खरीद लिया था। 2020 में भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों को लागू किया था। इसके अनुसार NSIL को मांग आधारित मोड में उपग्रहों का निर्माण, लॉन्च, स्वामित्व और संचालन करना आवश्यक है। मांग आधारित मोड में जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है तो ये पहले से ही ज्ञात होता है कि इसकी सेवाओं का अंतिम ग्राहक कौन होगा। पहले ये मोड आपूर्ति आधारित अधिक था। इसके अंतर्गत उपग्रह लॉन्च होने के बाद उसकी क्षमता को पट्टे पर दे दिया जाता था। चलिए आखिर में बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। हमारी आज की व्यक्तित्व है रानी वेलु नचियार। इनका जन्म 3 जनवरी 1730 में हुआ था। हाल ही में 3 जनवरी 2024 को रानी वेलु नचियार की जयंती मनाई गई। रानी वेलु नचियार रामनाथपुरम के राजा चेल्लामुत्तु विजय रघुनाथ सेतुपति की पुत्री थी। उन्हें तमिलनाडु के लोग आज भी वीरमंगई अर्थात बहादुर रानी के नाम से जानते हैं। रानी वेलु कई भाषाओं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, उर्दू आदि में दक्ष थी। वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध घोषित करने वाली पहली शासिका थी। उन्होंने 1780 में अंग्रेजों के खिलाफ हैदर अली और गोपाल नायकर के साथ गठबंधन किया था। भारतीय इतिहास की पहली आत्म बलिदानी वीरांगना कुयेली उन्हीं से जुड़ी हुई थी। उन्होंने महिलाओं की एक सेना का गठन किया था। इस सेना को उदयाल कहा जाता था।
वो 1780 से 1790 तक शिवगंगा रियासत, जिसे वर्तमान में तमिलनाडु कहा जाता है, वहां की भी रानी रही थी। यहाँ के राजा से उनकी शादी हुई थी। हम रानी वेलु नचियार से अदम्य साहस, बहादुरी और मजबूत संकल्प जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। भारत ने यूएनएससी के सदस्य के रूप में अपना 4 साल का कार्यकाल शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सेबी को इस तथ्य की जांच करने का निर्देश दिया है कि शॉर्ट सेलिंग पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से निवेशकों को नुकसान हुआ है। भारतीय रेलवे ने कोहरे वाले मौसम में रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए फॉग पास डिवाइसेस (FPDs) स्थापित किए हैं। मेगालोसॉरस का पहला वैज्ञानिक विवरण विलियम बकलैंड ने प्रस्तुत किया था। मेगालोसॉरस पर उनका शोध पत्र 20 फरवरी 1824 में प्रस्तुत किया गया था। इसलिए 2024 को इस डायनासोर के वैज्ञानिक नामकरण के 200वें साल के रूप में मनाया जा रहा है। मेगालोसॉरस का अर्थ विशाल छिपकली होता है। हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मौत हुई है। इस वर्ष 2024 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC आयोजित नहीं होगी। इस वर्ष ISC का 109वां संस्करण आयोजित होना था। ISC का 108वां संस्करण जनवरी 2023 में नागपुर में आयोजित किया गया था। एक नए शोध के अनुसार सुदूर स्थित ग्रहों पर कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर होना वहां पर जीवन होने का संकेत हो सकता है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत 2 प्रमुख संस्थानों भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्मार्ट 2.0 लॉन्च किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।